फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एक चादर है उस चादर के कारण, आवेशित चादर अगर है तो उस चादर के कारण किसी दूरी पर बिंदु P पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका मान निकाला था हमने। कितना आया था? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर उसका मान आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगला अनुप्रयोग जो गॉस के नियम का है वो है तीसरा अनुप्रयोग जो पढ़ना है वो क्या है बेटा कि अब हमको निकालना है एक आवेशित चालक के कारण। यहाँ पर हेडिंग देखिए क्या लिखा है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको इस पे बात करनी है। जब बेटा पिछला वीडियो में बात किया था उस वीडियो में एक चादर की बात की, हमने कहा चादर था उसे कारण निकाल लिया था। अब हम कहें कि वैसा ही एक चादर ला के दो चादर को हम लाके आपस में मिला दें। मान लीजिए कि ये चादर था पहला वाला और दूसरा चादर हम लेके आए, इसको ऊपर जोड़ दें, ठीक है, मिला दिया। अब जो बेटा आया इसको हमने कहा एक चालक, क्या कहा, एक चालक हो गया, मतलब अब दो चालक इसमें मिल गए, ठीक है। और इस चालक के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जहां पर इससे कहीं बाहर पर जब ये के बेटा इस चालक को हम आवेशित कर दें, इसमें आवेश डाल दें, इसको आवेशित कर दें और इसके कारण दूरी पर, किसी दूरी पर बिंदु P पर हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले जब फिगर बनाते हैं और फिगर समझते हैं कि आखिर आपको करना क्या है, तो पहले फिगर की बात करते हैं। हमने कहा कि मान लो एक चालक, एक चादर हमारा ऐसे था, यहाँ पर जो पिछला हमने पढ़ा था, ये अंदर तरफ इसकी लंबाई जो है बेटा अंदर तरफ है, ठीक है, और दूसरा चादर हमारा ये है। इस दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हमने दूर दूर से दिखाया बेटा ताकि लगे कि थोड़ा चादर थोड़ा मोटा है, इसलिए दूर दिखाया। बाकी इन दोनों को जोड़ दिया, ये आपस में दोनों जुड़े हुए, ठीक है। ये पहला चादर है और बेटा ये क्या, इधर ऊपर ये अनंत रूप से ऊपर फैला हुआ है, कितना अनंत रूप से ऊपर फैला हुआ है। इसको दिखा दिया था कि ऊपर भी ऐसे जा रहा है, अंदर तरफ जा रहा है और ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है। चादर है तो चादर को हमने जोड़ दिया। अब देखिए बेटा इस चादर को हमने क्या कर दिया, आवेशित। अब इसका मतलब क्या, इस पे आवेश हमने दे दिया, आवेश प्लस 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 प्लस, ये आवेश इस पे आ गया, ऐसे इधर भी आवेश दे दिया हमने। तो क्या बन गया बेटा, आवेशित चालक बन गया। इसके ठीक बाहर हमें मान लो कहीं यहाँ बिंदु P है, इस P बिंदु पर क्या निकालना है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये क्योंकि दोनों ही क्या बेटा एक तरह की चादर से ही मिलके बने हैं, ठीक है, दोनों ही चादर से मिलके एक चालक बन गया है। और इसको हमने कहा बेटा ये क्या है, प्लेट है। जब ये दोनों मिली तो हमने इसको कहा एक प्लेट बन गई, प्लेट को आवेशित कर दिया और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लो ये प्लेट है, इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्योंकि बेटा ये दोनों चादर ही इस पे लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले इस चादर के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो निकाल देंगे और फिर इस चादर के कारण इस बिंदु पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि बेटा इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पूरे जो हमारे चालक के कारण कितनी होगी ये निकाल लेंगे। चलो ठीक है, निकालते हैं। हमने कहा मान लिया इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, E1 होगी। इसको मान लिया हमने एक नाम दे दिया और इस वाली चादर को दो नाम दे दिया। तो इस चादर वाले के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमने कहा E1 है। तो इसकी और दिशा किधर होगी बेटा, अगर ये प्लस है तो इस बिंदु पर कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये हमने कह दिया ये E1 हो गया। क्या हो गया, E1 हो गया, ठीक है। और दूसरी जो इसी ऐसे ही जो इस चादर के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 होगी। हमने कहा उसको हमने नाम दिया E2 नाम दे दिया, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं E2 है, ये इसी बिंदु पर E2 ये इधर ही जा रहा है लेकिन हमने इसको ऊपर लिख दिया E2 से, ठीक है। अब बताइए मुझे उस E1 और E2 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए कितनी होगी वैल्यू, जरा उसको करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि किसी एक जो चादर है, चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने कहा अगर E1 का मान निकालें, E1 क्या है बेटा, यहाँ पहली चादर के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी बेटा, E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 हमारा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था वो आएगा, चादर से किसी P बिंदु पर हमको निकालनी तीव्रता, तो E1 का मान कितना आ गया बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने बताया भी था कि इससे बाहर किसी बिंदु, चादर से बाहर किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो समान रहेगा, उसके नजदीक जितने भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी क्या रहेगी, एक समान रहेगी। ये इसके दूरी पे डिपेंड नहीं करता, इसकी दूरी पे डिपेंड नहीं करता। तो E1 की वैल्यू ये बेटा ये आ गई और E2 की वैल्यू जो आएगी बेटा इस चादर के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको हमने E2 नाम दिया है। तो इसकी भी वैल्यू क्या बेटा समान ही होगी E1 के, क्योंकि मैंने कहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, कोई दूरी से मतलब नहीं करता। मतलब इस चादर के
कारण इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही रहेगी बेटा जो हमने निकाला है। तो E2 का मान भी हमारा क्या आया, E2 का मान भी कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? अब E1 E2 मिल गया, तो कुल मिलाकर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो कुल मिलाकर जो हमारा E होगा किसके बिंदु P पर वो कितना होगा, दोनों को जोड़ दें, E1 और प्लस E2 कर दें, जोड़ दिया इन दोनों को जोड़ते हैं क्या निकालते हैं, इसे हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों जोड़ दिया तो क्या हुआ, ऊपर 2 सिग्मा हो गया, नीचे बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। एप्सिलॉन सिग्मा 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आया, E बराबर, जो E बराबर हमारा आया वो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसका मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये केस यहाँ देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला जो अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, जरा उसको देखते हैं और उसको भी समझते हैं। तो बेटा जो अगला अनुप्रयोग है, ये अनुप्रयोग क्या कहता है, जरा इसकी बात करते हैं। ये गॉस के नियम अनुसार जो चौथा अनुप्रयोग है हमारा, इसकी बात करते हैं। क्या बेटा, समान पृष्ठ घनत्व के विपरीत आवेशित प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमको ये पता करना है। क्या बेटा, दूसरे पढ़ते हैं, समान पृष्ठ घनत्व के विपरीत आवेशित प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है। देखो बेटा, जो हमने प्लेट पढ़ा था इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके पहले जो हमने बताया था बेटा, क्या था कि जो किसी प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, चादर, प्लेट इज चादर, किसी चादर के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला। तो ऐसे ही दो चादर अगर हम ले लें, एक ये चादर और एक ये चादर ले लें, तो इनके कारण और क्या है कि एक आवेशित हो और एक ऋण आवेशित हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित, ऐसे दो प्लेट अगर ले लें और उनपे जो आवेश की बेटा घनत्व है, मतलब कि उसका जितना इस पे आवेश है उसको अगर उसके क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग कर दिया जाए, जितना इसका घनत्व है उसका ही इतना घनत्व है, मतलब इस पे जो आवेश है उसको इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग कर दिया तो जो इसका घनत्व बनेगा। दोनों का घनत्व अगर समान है और दोनों पे बेटा कौन से विपरीत आवेश है, मतलब ये धनात्मक है ऋणात्मक है, तो उस प्लेटों के कारण, उन दो प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसे बेटा हम दो केस पढ़ेंगे, जब उन दो प्लेटों के बीच में निकालना हो और उन दो प्लेटों के बाहर निकालना हो। तो ठीक है, जब पहले फिगर बनाते हैं तो हम समझते हैं। देखो बेटा, हमने कहा कि मान लो ये एक प्लेट है बेटा, क्या है, ये एक प्लेट है या एक चादर है, समझ सकते, चादर मतलब क्या, ये ऐसे चादर है, मतलब समझिए अंदर जा रहा है और इसका ऊपर जा रहा है, तो हमने इसकी मोटाई दिखाई है, क्या दिखाई है, इसकी मोटाई दिखाई है। और बेटा ये क्या है, ये आवेशित, हमने कहा मान लो ये प्लस वाला आवेशित है, ये धन आवेशित है, क्या है बेटा, ये धन आवेशित है, ठीक है। और दूसरा एक प्लेट लिया, यहाँ पर हमने ले लिया दूसरा प्लेट, ये बेटा क्या है, ये भी एक प्लेट ले लिया, ये ले लिया हम दूसरा प्लेट, और बेटा ये क्या है, ऋण आवेशित है, माइनस 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 माइनस। तो देखिए बेटा, इसका पृष्ठीय घनत्व भी समान है, इसका पृष्ठीय घनत्व समान है, हमने कहा ठीक है। दूसरा, इससे विपरीत आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। कहाँ पर, तो नंबर 1 हम निकालेंगे यहाँ पर बेटा, इसके भीतर, ठीक है बेटा, प्लेटों के मध्य या प्लेटों के भीतर कितना होगा, इसको निकालेंगे। मतलब ये जो प्लेट है इनके भीतर हम किसी बिंदु को मान लो इस बिंदु पर निकाल लो, ठीक है। तो नंबर 1 यहाँ निकालेंगे और नंबर 2 हम निकालेंगे बेटा कहाँ, प्लेटों के बाहर, मतलब प्लेट जो रखी है उसके बाहर, प्लेटों के बाहर निकालेंगे। तो आप प्लेटों के बाहर, मतलब ये जो प्लेट रखी है इससे कहीं बाहर यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो पहला हम करते हैं प्लेटों के भीतर, इसको देखते हैं, ठीक, प्लेटों के भीतर देखते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, जो ये प्लेट है, अगर हमें इस बिंदु को कह दे बेटा P, इस बिंदु को कह दें P, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट के कारण निकाल लेंगे और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमको यही करना है बेसिकली, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं नाम, ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। तो इस प्लेट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, मैंने बताया था कि इसको एक चादर की तरह समझिए, चादर है बेटा, ठीक है। तो चादर के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो चलो निकाल लेते हैं। हमने कहा इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसको हमने कहा E1 नाम दे दिया, क्या दिया, E1, और उसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि ये प्लस है तो इस बिंदु पर अगर निकालेंगे तो कहाँ होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। इसको नाम दे दिया हमने E1 नाम दे दिया,
और अब बताओ इस E1 का मान क्या होगा। इस E1 का मान जो हमारा होगा, ये E1 बराबर जो होगा क्या होगा, क्योंकि ये चादर है और इस चादर के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा किसके कारण, E1 के कारण, पहली प्लेट के कारण। अब ऐसे ही दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए बेटा। ये बेटा दूसरी प्लेट है, ठीक है, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 मान लेते हैं, हमने कहा E2 होगी, लेकिन उसकी दिशा किधर होगी, दिशा बेटा क्योंकि माइनस है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, दिशा किधर होगी, इधर की तरफ होगी। हम उल्टा बता रहे थे, ध्यान रखिए। तो ये हम इसको ऊपर बना दे रहे हैं, तो E2 जो होगा हमारा यहाँ पे होगा यहीं से, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने E1 बना दिया तो E2 यहाँ बना देते हैं, तो E2 की भी दिशा किधर होगी बेटा, इधर होगी। और इस E2 का मान क्या होगा, E2 का मान क्या होगा, सेम यही होगा। E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि किसी आवेशित प्लेट के आसपास कहीं भी हम लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या बेटा एक समान होती है, वो उससे दूरी पे डिपेंड करती नहीं है। तो दूरी पे डिपेंड नहीं करती है, तो चाहे इससे इतनी दूरी पर हम E1 निकालें, चाहे इससे इतनी दूरी पर E2 निकालें, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन दिशा क्या होगी बेटा, देखो तो दिशा एक इसकी दिशा इससे दूर होगी और इसकी दिशा क्या होगी बेटा, इसकी तरफ होगी। तो कुल मिला के अगर हम E निकालें इस बिंदु पर, जो E आएगा क्या आएगा, E1 और प्लस E2, दोनों की दिशा समान एक तरफ है, तो यहाँ पर सीधा जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान कितना हुआ, E1 प्लस E2 का मान कितना हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये निकल के आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया 2 से 2, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये E की वैल्यू निकल के आई कब, जब ये बिंदु बेटा कहाँ रखा है, इसके अंदर रखा हुआ है। इसके यहाँ दिशा ध्यान रखिएगा, इसके कारण दिशा किधर होगी, इधर की तरफ होगी, और इसके कारण ये क्या करेगा, ये अपने तरफ से दूर भेजेगा तो इधर पर आके आएगा, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इसके कारण दिशा होगी वो भी इधर की तरफ आ जाएगी। तो दोनों मिलकर क्या हो रहा है, जुड़ जाएंगे यहाँ पर, और क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ निकल के E की आ जाएगी। ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस की बात करते हैं, जब बेटा क्या हो, दोनों प्लेटों के बाहर हो, ठीक है, जो बिंदु है बेटा P है, उसको हम कहते हैं कि वो जहाँ हो इसके बाहर हो। तो हमने कहा, चलो नहीं मान लेते हैं, हमने कहा वो वाला जो बिंदु है बेटा कहाँ है, यहाँ है, इसको दे दिया हमने P डैश, क्या दे दिया, P डैश नाम दे दिया। अब मुझे बताओ इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हमने कहा इस P बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, किसके कारण, इसके कारण निकालें, तो वो बेटा कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, मतलब ये प्लस है और ये की तरफ, तो ये बेटा कहाँ जाएगा, ये हमने दे दिया E1 दे दिया, इसको नाम अच्छा सा बना दे, ये हमारा E1 हो गया, ये E1 हो गया नंबर 1। नंबर 2, इस E1 का मान कितना होगा, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो हमने कहा इस E1 का मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस प्लेट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा E2 इसके कारण बात करते हैं। इसके कारण बात करते हैं, ये था प्लस, तो ये दिशा इसकी इधर हो गई, लेकिन ये है बेटा माइनस, तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, अभी तक खींचेगा। तो जो इसके कारण जो दिशा होगी बेटा E2 की, वो किधर आएगी बेटा, वो इधर आएगी, वो हमारी निकल के इधर आएगी, ये होगी E2 की दिशा। किसके कारण, ये प्लेट अपनी तरफ इसको खींचेगी तो ये इधर आ जाएगा, ये प्लेट अब से दूर भगाएगी तो ये यहाँ आ गया। यहाँ था भी वही केस था, ये प्लेट इसको अपनी तरफ दूर भगा रही थी और ये प्लेट इसको अपनी ओर खींच रही थी, तो यहाँ पर तो एक दिशा आ गई थी, एक जैसी दिशा आ गई थी। लेकिन यहाँ की बात करें तो एक E1 उधर जा रहा है, एक E2 इधर जा रहा है। तो मुझे बताओ कि कुल जो इस बिंदु पर E होगा, यानी E होगा और वो कितना होगा, तो पहले E2 का मान निकाल लेते हैं। जो E2 का मान आएगा वो कितना होगा, वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा। क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, क्योंकि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी बेटा वो भी क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। लेकिन अंतर कहाँ आएगा, इसकी दिशा उधर होगी और उस वाले की दिशा इधर होगी। तो अगर हम पूरा बात करें, जो E निकल के आएगा इस बिंदु P डैश पर, तो वो कितना होगा, वो क्या होगा, E बराबर क्या होता है, वेक्टर का E1 और प्लस वेक्टर का E2, ये तो होगा। लेकिन क्योंकि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा उधर है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, जो E निकल के आएगा। जब वेक्टर को हटाएंगे तो क्या होगा बेटा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि एक उधर है एक इधर है, ठीक है। तो यहाँ से जो E निकल के आएगा क्या होगा, इसके मान रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी, 0। कितनी होगी, ये घट गया तो 0 हो गया। तो मतलब कि जो हमारी
प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और प्लेटों के मध्य कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगा। तो मतलब यहाँ जो प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होगी और अंदर कितनी होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से हमने पकड़ के समझ लिया कि क्या होगा। अब आई थिंक ये चीज थोड़ी सी के लिए समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुप्रयोग की, गॉस के नियम की, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, हम अपने तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे उसको तरीके से लगाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि मान लो हम यहाँ पे हम एक छोटा सा ऐसे क्षेत्रफल काट लेते हैं, छोटा सा ऐसे क्षेत्रफल काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल काट लेते हैं। ये क्षेत्रफल हमने काट लिया, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल हमें कौन से काटा है, जो बाहरी वाला गोला हमने लिया उसका क्षेत्रफल काटा। अब मुझे बताइए इस क्षेत्रफल से, क्योंकि ये आवेश जो बेटा चारों तरफ से क्या बेटा ऐसे फैला है आवेश, तो जो इस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी वो उस क्षेत्रफल से कहाँ निकलेंगी, बिल्कुल बेटा कहाँ निकलेंगी, बिल्कुल बाहर निकलेंगी। मतलब वो जो ई का होगा दिशा बेटा कहाँ होगी, इधर होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि चारों तरफ आवेश फैला है और ऊपर कहीं हम एक भाग काट लें या इधर एक भाग काट लें तो जो आवेश चारों तरफ अंदर फैला है, गेंद के ऊपर जो आवेश फैला है और बाहर फुटबॉल से एक छोटा सा भाग हम काट लें तो जो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बिल्कुल सीधा निकल जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ बेटा, इधर निकल रही होंगी। और जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल हमने काटा है वहां पर, मान लो यहाँ पर क्षेत्रफल काटा, उस बड़े वाले फुटबॉल का हमने यहाँ पे क्षेत्रफल काटा, तो जो उसकी दिशा कहाँ होगी बेटा, बाहर तरफ होगी। बताया था कोई क्षेत्रफल ऐसे है तो उसकी दिशा कहाँ होती है, बाहर तरफ होती है। तो क्षेत्रफल की दिशा भी बेटा कहाँ होगी, बाहर तरफ होगी। मतलब जो ए की दिशा है, जो ये हमने डीए काटा है, अगर इसको डीए नाम दें, इसका पूरा क्षेत्रफल ए नाम दें, तो इस डीए की दिशा भी क्या होगी बेटा, इधर की तरफ होगी, होगी नहीं होगी। तो ई और डीए के बीच में कोण कितना हो गया, शून्य हो गया, दोनों एक दिशा में है तो कोण शून्य हो गया। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमको अगर पता है कि इस छोटे से भाग से जो अगर फ्लक्स हमको पता करना है तो उसका मान कितना होगा, अगर ये छोटा भाग है तो जो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा डेल फाई ई, उसका मान कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा क्योंकि 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो जो डेल फाई ई हमारा आएगा वो क्या हुआ, ई डी ए कॉस थीटा हमारा 1 हो गया, ई डी ए हो गया। अब अगर इस पूरे गोले के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो क्या उसको फाई ई लिखेंगे, और वो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका क्लोज इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ई डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई क्या है बेटा, नियतांक है, ई को हम बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन किसका बचा, डीए का। और डीए का जब करेंगे तो क्या आएगा, ई इंटू ए। डीए क्या है, जब करेंगे तो पूरा ए आ जाएगा, तो ई इंटू ए हो गया, ओके। ए यहाँ पर कौन सा बेटा, इसका सरफेस वाला है। सरफेस मतलब क्या, इसके हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठ क्षेत्रफल की, ऊपर क्षेत्रफल की, ठीक है। तो ई ए हो गया। अब अगर ए का मान हम लिख दें, ए का मान क्या होगा, ए का मान भी लिखते हैं तो ई इंटू ए का मान कितना होगा, ए मतलब इस बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा 4 पाई, और जो इसका हमने क्या ले, त्रिज्या क्या होगी बेटा, त्रिज्या जो होगी, जो यहाँ से आर लिया था यह त्रिज्या होगी, ये तो उसकी त्रिज्या बन जाएगी। जो पी बिंदु की दूरी थी यहाँ से आर की, वही तो उसकी त्रिज्या बन गई गोले की। तो हमने 4 पाई और ये क्या लिया, स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ से ई ए निकल के आ गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फ्लक्स का जो हमने अपने आप निकाला। लेकिन जो हमारे गॉस जी ने उन्होंने कहा तुम तो इस तरीके से फ्लक्स निकाल रहे हो, लेकिन हमारा फ्लक्स निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। तो हमारा फ्लक्स तो ये आया 4 ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उनका जो फ्लक्स निकालने का तरीका है इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। उनका जो निकालने का तरीका है, उन्होंने फ्लक्स कहा, इसको भी ऊपर लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसको लिख लेते हैं फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा तरीका है निकालने का, हमने निकाल लिया, ये फर्स्ट हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन जानेंगे। और जो गॉस ने कहा नहीं, तुमने इस तरीके से तो निकाला है, लेकिन मेरा फ्लक्स सीधा है। मेरा फ्लक्स क्या है, इसके अंदर जो आवेश, ठीक है, मान लो इसके अंदर पूरा जो आवेश इसके ऊपर है तो मिलाकर मान लो कितना आवेश है, क्यू आवेश है। जितना आवेश इस गोले पर है उस क्यू को ले लें, ठीक है। वो क्यू और बट्टे इसको किससे भाग कर दें, एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दें। यही मेरा फ्लक्स है। ये किसने कहा, गॉस जी ने कहा, ओके। उन्होंने कहा कि जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दे तो हमारा फ्लक्स निकल जाएगा, ये उन्होंने कहा। अब भैया हमने निकाला इस तरीके से, उन्होंने निकाला इस तरीके से, तो भैया ऑटोमेटिक उनका भी आंसर सही आ रहा है, मेरा भी आंसर सही आ रहा है। तो क्या कहेंगे, मतलब कि ये दोनों क्या है, बराबर ही है, एक तरफ से बराबर ही है। तो हमने कहा इन दोनों, इसको अगर सेकंड कह लें तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट बराबर सेकंड होगा। मतलब कि जो हमारा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आई,
E बराबर हमारा आ गया इस 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन को स्टार्ट कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू को यही रहेगा और नीचे क्या आ गया उधर से आर स्क्वायर आ गया। देखिए ये आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत हो तो एक बार आप खुद करके देख लीजिए कि ये आता है कि नहीं आता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला में जाना पहचाना लग रहा है, ये फॉर्मूला में जाना पहचाना लग रहा है। लौट जाइए जब हम पढ़ रहे थे पिछले वाला चैप्टर में पढ़ाया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है हमको तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर करके यही फॉर्मूला से हमको आता था, है ना। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी आर दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो आ रहा था नहीं आ रहा था, तो भैया ये तो फॉर्मूला वही आ गया। तो मतलब कि यहाँ देखिए, मतलब कि जो ये आवेश लिया है इस आवेश को इसने माना क्या मान लिया, एक बिंदु आवेश मान लिया कि एक कोई बिंदु आवेश छोटा सा आवेश है और उसके कारण अगर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं आर दूरी पर तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो मतलब कि अब यहाँ से दो चीज समझ सकते हैं कि जो बिंदु आवेश होगा उसको भी क्या मान सकते हैं, एक तरह का हम गोला ही मान सकते हैं कि बिंदु आवेश जो बेटा क्या एक तरह का गोला ही होगा और उससे अगर हमें आर दूरी की डिस्टेंस निकालनी है तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। नंबर दूसरा क्या निकाल सकते हैं कि जो ये हमने लिया है आवेश लिया है जो यहाँ पर फैला हुआ है इसको छोटा करके अगर हम इस बिंदु पर डाल दें, इसको केंद्र पर रख दें, इस पूरे आवेश को उठा के क्यू पर रख दें तो फिर ये क्या बेटा एक बिंदु आवेश की तरह ही काम करेगा। क्या करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ से ये चीज हमको समझ में आ गई। अब जरा इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इतना हो गया। अब आगे की बात करते हैं, जरा इसको हम और आगे एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा जो बेटा हमने क्यू लिया है, जरा क्यू लिया है, क्यू क्या है बेटा, क्यू है इस पे जो आवेश फैला हुआ है, ठीक है, आवेश जो फैला हुआ है, ठीक है, और ये इसका क्षेत्रफल मान लो, हम मान लें इसका क्षेत्रफल है स्मॉल ए, क्या मान लें, स्मॉल ए क्षेत्रफल है, स्मॉल ए क्षेत्रफल है, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, क्यू आवेश फैला हुआ है इस स्मॉल ए क्षेत्रफल में। तो एक टर्म होता है क्या बेटा, इसका क्षेत्रफल घनत्व, पृष्ठ क्षेत्रफल घनत्व, क्या बेटा क्षेत्रफल घनत्व, उसको लेते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जितना आवेश है और जितने क्षेत्रफल में फैला है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, जरा वो देख लेते हैं। क्यू बराबर हुआ हमारा सिग्मा इंटू ए, हुआ कि नहीं हुआ, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो गया। और ये ए क्या है, ए क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, ये जो जिसपे आवेश रखा हुआ है। तो इस ए की वैल्यू को भी निकाल के लग देते हैं। तो जो यहाँ से क्यू बराबर हमारा आया सिग्मा इंटू ए का मान कितना होगा बेटा 4 पाई, और ये स्मॉल आर इसकी त्रिज्या थी तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या थी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ सिग्मा क्या हुआ, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से क्यू निकाल लिया हमने। अब इस क्यू को जो हमने निकाला है, इस क्यू की वैल्यू को उठा के हम इस क्यू में रख देते हैं, जो क्यू निकाला हमने, ठीक है। तो वहां से देखते हैं क्या होता है। तो अगर हमने इसको उठा के यहाँ रखा, इसकी वैल्यू इसको उठा के, तो इसको ऊपर कहाँ लिखते हैं, इस क्यू को, क्यू बराबर क्या आया है, ध्यान रखिएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही पाया है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको उठा के इसमें रखते हैं, क्या आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू की वैल्यू क्या हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे यहाँ नीचे क्या है आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया हमारा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और तो कुछ कटेगा नहीं, बाकी छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जो ई का मान निकल के आया, ई बराबर सिग्मा को इधर ले आते हैं तो सिग्मा नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा यहाँ पर सिर्फ आर कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे क्या बचा स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई का जो मान निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। मतलब इस पी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता आएगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर होगी इस पी बिंदु पर। जब कहाँ हो, पी बिंदु कहाँ हो, इसके आगे जो हमारा गोला है गोले के बाहर रखा हो। ये पहला केस हो गया। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है उसको देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा केस कहता है बेटा, सेकंड केस क्या कहता है, जब बेटा क्या हो, जो हमारा पी बिंदु हो बिल्कुल कहाँ हो, पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ
पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब कि जो P बिंदु हमने बाहर लिया था वो बिंदु यहाँ ना होकर कहाँ बिल्कुल इसके पृष्ठ पर ही रेखांकित रहे, मतलब यहीं पे वो P बिंदु हमको यहीं पे निकालना है, यहीं पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं करना। देखो बेटा, जो कैपिटल जो स्मॉल r हमने लिया था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये क्या है, कैपिटल R है। ये कैपिटल R क्या है, इसकी दूरी है। इसको अच्छे से लिख दीजिए ताकि समझ आ जाए। कैपिटल R क्या है, ये इसकी त्रिज्या है। और जो स्मॉल r लिया था हमने, जो स्मॉल r लिया था वो इस P की दूरी यहाँ तक थी, लेकिन P तो यहाँ आ गया, तो जो ये r हो गया स्मॉल r, यही तो इसके कैपिटल R के बराबर हो गया। तो स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर हो गया, तो उसमें रख दो। सेकंड में हम बात करें, सेकंड में जो होगा, सेकंड में क्या होगा, जो हमारा कैपिटल R होगा, सॉरी स्मॉल r होगा, वो कैपिटल R के बराबर जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर रहेगा। तो अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इसको यहाँ लिखो, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R को ऐसे रहने दें और स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर दें, तो r स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल, तो E की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, E बराबर जो होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगी। मतलब इसके जो पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। सीधा हमने निकाल लिया। अब तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरों को भी देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा केस था, तीसरा केस क्या है, जो उसको देख लेते हैं। तीसरा क्या था बेटा, तीसरा था कि इसके अंदर, गोले के अंदर, ठीक है। तीसरा क्या है, गोले के अंदर जो देखते हैं, गोले के अंदर। अब गोले के अंदर देखते हैं, गोले के अंदर क्या होगा। अब मुझे वो बताइए, गोले के अंदर देखिए, गोले के अंदर मतलब क्या, ये जो P बिंदु है हमारा, ये P बिंदु कहाँ उठ के आ जाए, अब यहाँ से आ जाए ये उठ के अंदर, मतलब इस P बिंदु को हम इसके अंदर ले आए, कहीं यहाँ पे रखते हैं। इस P बिंदु पर गोले के अंदर हमको ले आए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, स्थिर बताइए। अब मुझे बताइए, जो गोले के आसपास आवेश रखा हुआ है, प्लस ये आवेश रखा हुआ है, ये कहाँ बेटा, गोले के बिल्कुल कहाँ है, बाहर है, सरफेस पे है, इसके पृष्ठ पर है ना। तो जो पृष्ठ पर है, तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, कहाँ निकल रही होंगी, बाहर की तरफ, इधर निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इधर बाहर निकल रही होंगी। लेकिन अंदर तरफ कोई नहीं आ रहा होगा, सब यहाँ से बाहर जा रही है। अगर ये माइनस होता तो हो सकता है अंदर तरफ आ जाती, है ना, हो सकता है अंदर तरफ आ जाती, लेकिन क्योंकि ये प्लस है तो बेटा बाहर जा रही है, तो अंदर तो कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं आ रही है, अंदर तो कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं आ रही। जब अंदर वैद्युत बल रेखाएं है ही नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कुछ नहीं होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, E बराबर 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अंदर इसके होंगी ही नहीं। तो इस कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से हमने समझ लिया, पहले केस में निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सेकंड केस में निकाल लिया कितनी होगी, और थर्ड केस में निकाल लिया कितनी होगी। अब जरा एक ग्राफ बनाते हैं तीनों के आधार पर, कि उस ग्राफ के आधार पर समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कैसे कैसे होंगी। तो इसको जरा, इस चित्र को थोड़ा हम इधर बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। हमने कहा मान लो ये हमारा वो गोला है, ठीक है, ये वो गोला है। पहले फॉर्मूले को लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या आया था, जो वैद्युत बल रेखाएं आई थी, E बराबर हमारा आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर, यही तो आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा पहले में ही आया था, ठीक है। तो जब पहले की बात करते हैं, हमने कहा ये उसकी त्रिज्या है, ये वो गोला है, और ये इसकी त्रिज्या है क्या बेटा, कैपिटल R, कैपिटल R इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखिएगा बेटा, हमने कहा ग्राफ जहां से इसकी त्रिज्या से लेकर ऐसे हम ग्राफ शुरू करते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। हमने कहा इधर लिखते हैं E और इधर लिखते हैं हम R, इधर लिखते हैं कैपिटल स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल r मतलब क्या, उस P बिंदु की दूरी, कहां से, इसके केंद्र से, इसके केंद्र से उस P बिंदु की दूरी। अब जरा देखते हैं, हमने कहा जहां ये खत्म हो रहा है कैपिटल R, जहां R बराबर R हो रहा है, इसको एक लाइन से बता देते हैं, पता रहे यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये R है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर R बराबर R हो जा रहा है। इस बिंदु पर क्या बेटा, R बराबर R, मतलब कि इस जो बड़ी जो दूरी है, त्रिज्या है R, कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r, जो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। अब जरा एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसके अंदर मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक क्या होगी बेटा, शून्य होगी। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो बेटा क्या, शून्य होगा, यहाँ से यहाँ तक तो कोई ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है, कोई ग्राफ नहीं आएगा, शून्य हो जाएगी।
यहाँ से यहाँ तक शून्य मान ले, यहाँ से नीचे चलेंगे शून्य हो गए, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से आगे चलेंगे, अब देखिए वहां फॉर्मूला को देखिए, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ से निकालें, अगर हम इन सबको कांस्टेंट कर दें तो ई बराबर जो होगा हमारा, ई जो हमारा होगा किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसके होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो आर स्क्वायर का विद प्रोमानुपाती होगा ये, यानी कि अगर आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान स्क्वायर रूट से कम होगा। स्क्वायर मतलब का कि बहुत तेजी से कम होगा। अगर इसका एक 2 मान बढ़ेगा तो ये 4 मान से कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसके स्क्वायर रूट पे कम होगा। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और कैसे स्क्वायर रूट पे घटेगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम त्रिज्या को बढ़ाते हैं, जब तक त्रिज्या छोटी थी, जब तक तो आर था, जब तक आर था तो वहां पर मान कितना था, यहाँ पर हो गया तो हमारा मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, मान लो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये ई बराबर क्या है, यहाँ पर हम मान लें ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है ई का मान यहाँ पर। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा, जहाँ पर आर बराबर आर रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे यानी आर को जैसे बढ़ाएंगे, जैसे दूरी को और बढ़ाएंगे, वैसे हमारा क्या बेटा, ये हमारा जो ई है ये कम होने लगेगा। क्या होगा, कम होने लगेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से, ये कम होने लगेगा, बहुत तेज कम होगा, और कम होते 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 ये ऐसे ग्राफ आएगा। तो दिख रहा है, यानी आर जितना बढ़ेगा उतना ई हमारा क्या होता है, कम होता जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ होगा बेटा, जहाँ इसकी त्रिज्या है, जहाँ इसका सरफेस है, जहाँ इसका सरफेस है, ये बिल्कुल जहाँ इसकी पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जब आर बराबर आर होगा, इस पृष्ठ पर सबसे ज्यादा होगा। उसका मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। उस बिंदु पर जो ई होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और जगह कहाँ होगी, वो आर बराबर आर होगा, मतलब इसके पृष्ठ पर होगा, ठीक है, इसके पृष्ठ पर होगा। और जैसे ही इसके आगे चलेंगे वैसे क्या होगा बेटा, ये ऑटोमेटिक ई हमारा जो ई है ये हमारा कम होने लगेगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा हमारा ई कम हो जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा। और इसके पहले, इसके अंदर अगर बात करें तो बेटा आर बराबर आर है, इसके अंदर जैसे आए तो मतलब इस गोले के अंदर आ गए, तो इस गोले के अंदर क्या ई क्या होगा बेटा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या होता है, शून्य होगा। तो ये ग्राफ बिल्कुल लिख लीजिए कॉपी में, समझ लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछेगा। तो यह चीज पूरा कंप्लीट हमने आपको बता दिया, ठीक है, गोले के बारे में। अब यहाँ आज की क्लास बेटा यहीं पर रखते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा ओवर हो जाएगा। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे जब गोला क्या बेटा, ठोस गोला हो, मतलब अंदर भी तो खोखला ना होकर अंदर सामान उसके या अंदर उसका द्रव्यमान भरा रहे, ठीक है। तो अब उसको अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए क्या करेंगे, आप इसको एक बार देखेंगे, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ को समझेंगे, ये बहुत जरूरी है। और फिर न समझ में आए तो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।